हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल लर्न फन क्लास 12 पे। तो भाई क्लास 12 मैथमेटिक्स का मैट्रिसेस वाला जो चैप्टर है उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें हमने सबसे पहले तो मैट्रिसेस होती क्या है, उसके ऑर्डर के बारे में कि ऑर्डर कैसे बताते हैं, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम के बेसिस पर, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कौन कौन से टाइप की मैट्रिसेस होती हैं। उसके बाद एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा जिसमें हमने ये देखा कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी, दो मैट्रिसेस को अगर ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है कैसे कर सकते हैं, किसी स्केलर से अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा। और फिर देन हमने पढ़ा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कि अगर एक मैट्रिक्स को हम दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है और कब कब नहीं होता है। इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस क्लास में बच्चों हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उनको, फिर देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड जो आपकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिस पर बेस्ड गारंटीड एक क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के पेपर में देखने को मिलता है, वो सारी की सारी चीजें बच्चों आज हम डिस्कस करते चलेंगे। और उसके बाद हम मूव करके आएंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पर कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उस पर बेस्ड जो दो थ्योरम्स है वो सब कुछ। तो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर इस लेक्चर का ओवरव्यू है कि क्या क्या चीजें लेक्चर में तुम्हें मिलने वाला है। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हारा चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, इस बात का मेरा प्रॉपर प्रॉमिस है आपसे। चलिए, तो ये सारे हमारे टॉपिक है बच्चों, ठीक है। आप एक बार टॉपिक पर नजर मार लीजिए। यहां पर आज की क्लास में ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और इनवर्स, ये तीन टॉपिक्स हम आज के इस लेक्चर में कवर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं, हम दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स आपकी ए है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है मान लो m क्रॉस n, और दूसरी एक मैट्रिक्स आपके पास मान लो B है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास n क्रॉस n है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब अगर आपको AB फाइंड करना है, मतलब कि A और B का प्रोडक्ट, तो A के नंबर ऑफ कॉलम B के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, तब जाकर के हम बोलेंगे कि AB प्रोडक्ट पॉसिबल होगा और AB का जो ऑर्डर बनेगा वो आपका M क्रॉस L के बराबर बनेगा। किसके बराबर बनेगा बच्चों? M क्रॉस L के बराबर। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं। सिमिलरली AB आपके पास ये हो गया। अगर मुझे यहां पर BA डिफाइन करना है तो BA क्या पॉसिबल होगा? तो आप देख सकते हो B के नंबर ऑफ जो कॉलम है ए के नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है, तो बी ए आपका यहां पर डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ए बी यानी कि ए इंटू बी ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है तो बी ए भी डिफाइंड हो, बी ए का डिफाइन होना कोई जरूरी नहीं है। रीजन क्या? क्योंकि बी के नंबर ऑफ बी, अगर मैं मैट्रिक्स बी को पहले लिख रहा हूं तो बी के नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो इसका L है और यहां पर M है, ये तो बराबर नहीं है, तो इस वजह से प्रोडक्ट BA पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में हमने आपका प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। मल्टीप्लाई करते कैसे, ये सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर में बताई थी। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाकर के देख लोगे तो आपका आइडिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब यहां पर सबसे पहली प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नॉन कॉम्यूटेटिव होता है इन जनरल अगर बोला जाए, बट इफ ए बी एंड बी ए आर बोथ आर डिफाइंड, अगर ए बी और बी ए दोनों ही डिफाइंड है तो इट इज नॉट नेसेसरी ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी ए हो ऐसा जरूरी नहीं है। ए बी अलग हो सकता है और बी ए अलग हो सकता है, मतलब कि एक बार तो यह कि डिफाइंड भी नहीं है, ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूं कि ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है, बट तब भी कोई जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए आपका इक्वल हो यानी कि बराबर हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों प्रॉपर्टी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आपके पास मैट्रिक्स ए है 1 0 0 1 1 0 0 0, ये आपके पास मैट्रिक्स ए है। एक दूसरी मैट्रिक्स बच्चों हमने बी ले लिया जो है 0 0 0 1। आप देख सकते हैं ए भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बी भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन जब मैट्रिक्स ए और बी का मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं यानी कि
ए और बी का जब मैं प्रोडक्ट करता हूं तो ए इंटू बी हमें क्या मिलेगा? देखिए ए और बी का प्रोडक्ट 1 0 0 0 और यहां से 0 0 0 1, इनका अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर हमको 0 0 0 0 यानी कि एक जीरो मैट्रिक्स मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू 0 है, बट ना तो ए आपका 0 के बराबर है और ना ही बी आपका 0 के बराबर है। तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ हमारा मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है कि मैट्रिक्स ए और बी भले ही नॉन जीरो हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, उनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस में तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएंगे कि ए और बी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो ए बी और बी ए क्या पॉसिबल है क्या नहीं हो सकता, तो ये सारी चीजें वहां पर आपको ऑप्शन में दे सकते हैं। तो ऐसी चीजें, ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है। दूसरे नंबर पे प्रॉपर्टी है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इट मींस कि अगर आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं ए बी और सी और ऐसी मैट्रिक्स हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन मान लो डिफाइंड है, तो याद रखिएगा ए इंटू में बी सी इक्वल टू होगा आपके पास ए बी इंटू में आपके पास सी के बराबर। मतलब कि बी और सी का प्रोडक्ट करो ए के साथ में यहां पे, या फिर ए और बी का प्रोडक्ट करके सी के साथ में। तो मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। चलिए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों, जो बेसिकली हमें मालूम है कि अगर एक मैट्रिक्स है और बी और सी दो अलग अलग और अनदर मैट्रिक्स है, तो ए इंटू में बी प्लस सी जो होगा बच्चों वो ए बी प्लस ए सी के बराबर होगा। सिमिलरली ए प्लस बी इंटू सी जो होगा वो ए सी प्लस में बी सी के बराबर होगा। तो ये चीज बच्चों क्या हमारी, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट में आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है, अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, याद रखिएगा आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने इस तरह लिख दिया मान लो ए बी सी डी, तो बच्चों इस स्क्वायर मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 जरूर एग्जिस्ट करेगी कि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझको वापस से यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस ऑर्डर की मिलती है कि उसके रिस्पेक्ट में ए इंटू में आई यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ए इंटू में आई आपके पास ए के बराबर होता है। तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रिजल्ट आपका कंप्लीटली ट्रू है। क्लियर है बच्चों? लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में है, अदर मैट्रिक्स के केस में नहीं बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो ये चीज स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही आपका पॉसिबल है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन है बच्चों जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क और 3 मार्क्स में यूजुअली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। फाइंड करना है हमको ए स्क्वायर माइनस में 5 टाइम्स ऑफ ए प्लस में 6i, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और हमें गिवन है कि मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो अब हमें इस मैट्रिक्स ये गिवन है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहां पर हमारा काम बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। हमें कुल मिलाकर के मैट्रिक्स ए की हेल्प से ए स्क्वायर निकाल लेना है, 5 ऑफ ए निकाल लेना है और 6 ऑफ आई निकाल लेना है। इन सभी की वैल्यूज को इस इक्वेशन में जाकर के रखेंगे तो जो मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? बस इतनी सी चीज दिमाग में रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर ए गिवन है तो ए स्क्वायर कैसे निकल करके आएगा, तो हमें इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ए का 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 0 1, फिर यहां से 2 1 एंड 3, फिर यहां से आपके पास 1 -1 और उसके बाद 0। ठीक है, ये क्या है बच्चों, हमारे पास ए है, हम इसका स्क्वायर करना है, तो एक बार और लिख देंगे यहां पर 2 0 1, फिर यहां पे 2 1 और 3,
और उसके बाद 1 -1 और 0। एक बात का ध्यान हमें कभी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते टाइम जरूर से ध्यान देना है कि हमसे हो जाती है कई बार मल्टीप्लिकेशन के दौरान कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक। अगर एक भी छोटी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे हो गई तो आपका समझ लो आंसर गड़बड़ है, फिर जो आप चाह रहे थे वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा समझ करके ढंग से आंसर सॉल्यूशन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो बहुत सिंपल तरीका क्या है बच्चों, यहां पर ध्यान समझना। सबसे पहला काम, ये वाला आपका जो कॉलम है इसको ऐसे देखो कि ये कॉलम को आपने उठा करके ऐसे रख दिया 2 2 1। ठीक है, समझ गए? इस कॉलम को उठाया और ऐसे लिटा दिया। ठीक है, क्या किया, यूं उठाया और ऐसे, है ना, वो गाना है ना प्रेम रतन धन पायो का, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, बस वही वाला। ठीक है कुछ भी तुम इसको हिंट बना लो यार, तुम्हारे हिंट के लिए है। ठीक है, तो इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे कर देना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे कॉलम में, तो क्या बनेगा, 2 2 जा 4 4 2, तो ये बन गया आपके पास 4 4 और 2। ठीक है, फिर देखना 0 1 माइनस 0 2 माइनस 2, प्लस में 0 फिर 2 और माइनस 2। ठीक है, उसके बाद 1 3 0, तो प्लस में 1 प्लस में 3 और प्लस में 0। ये आपका पहला कॉलम हमको यहां से मिल गया। जब ऐसा हो जाए तो इस भाई साहब को यहां से हटा दो, इसको भी यहां से हटा दो। अब क्या करेंगे, दूसरे कॉलम को पिक करेंगे, दूसरे को भी ऐसे उठाया ऐसे रखा, मतलब कि 0 1 और -1। ठीक है बच्चों, 0 1 एंड -1। अब देखना 0 इस पूरे कॉलम में गया तो 0 0 0। ठीक है, 1 गया तो 0 1 -1 क्या आएगा, 0 1 और -1। -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 -3 0 कितना आएगा, -1 -3 और 0। ये हमारा दूसरा कॉलम रेडी हो गया। तीसरे कॉलम की बात कर लेते हैं बच्चों, तो फिर से इसको इरेज कर देंगे, ये इसकी जरूरत नहीं है, और यहां से ये भी गया। अब तीसरे वाले कॉलम को ऐसे पिक कर लेंगे, यहां से ऐसे पकड़ा यू रख, यानी कि 1 3 0। क्लियर, 1 का मल्टीप्लाई पूरे कॉलम में तो 2 2 1 कितना आएगा, 2 2 1। उसके बाद 0 3 -3 0 3 -3, उसके बाद 0 0 0, उसके बाद 0 0 एंड 0। ये आपके पास कंप्लीट। तो अब इस तरीके से ये तुमको a² निकल करके आ रहा है, और जल्दी से यहां पर इसको कैलकुलेट कर लो। तो 4 + 1 5, 4 + 2 6 + 3 9, 2 - 2 0। यहां से बन गया -1, ये बन गया आपके पास -2, ये बन गया आपके पास -1। यहां से आ गया आपके पास 2 2 + 3 5, 1 - 3 आपके पास -2। ये क्या आ गया बच्चों, ये हमको आ गया आपका a² निकल गया। आई होप कि इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, क्योंकि मैंने कोशिश तो करी है कि अच्छे तरीके से लिखूं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना आए। ठीक है, पक्का जी, क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां पे? चलो अब यहां पर नेक्स्ट है 5 टाइम्स ऑफ ए। तो अगर मुझे 5 टाइम्स ऑफ ए निकालना है तो क्या करूंगा, पूरी मैट्रिक्स ए में जो कि हमारे पास है 2 2 1 0 1 -1, 2 2 1 0 1 -1, उसके बाद 1 3 0 1 3 0। हर एक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 टाइम्स ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, हर एक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर यहां से 0, यहां से 5 और यहां से -5, यहां से 1, यहां से 15 और यहां से आपके पास 0। ये हमको 5 टाइम्स ऑफ ए आ गया। अब इसी तरीके से 6 टाइम्स ऑफ आई का मतलब क्या होगा बच्चों, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 6 से मल्टीप्लाई। तो जब हमारे पास ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स हम लेकर के चल रहे हैं तो आइडेंटिटी भी 3 ऑर्डर की लेंगे, 0 1 0 और 0 0 1। चलिए 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 6 0 0 0 6 0, फिर 0 0 आपका 6। तो हमारे पास 6 टाइम्स ऑफ आई आ गया। क्लियर है? ठीक है, क्या आ गया, 6 टाइम्स ऑफ आई। अब इन सब की वैल्यू हमें कहां रखना है, a² माइनस का 5a प्लस में 6i। कहां रख देते हैं, a² माइनस का 5 टाइम्स ऑफ a प्लस में 6 टाइम्स ऑफ i। यहां पर सारी की सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
तो ए स्क्वायर की वैल्यू देख लो यहां से 590 उसके बाद -1 -2 -1 -1 -2 -1 ठीक है, फिर 2 5 -2 2 5 माइनस में 2, ये आपके पास ए स्क्वायर है। माइनस में 5 टाइम्स ऑफ ए, तो आपके पास बन जाएगा माइनस में यहां से, और ये आपके पास 10 0 1 10 5 15 और यहां से 5 -5 और आपके पास 0, ये हो गया आपके पास 5 टाइम्स ऑफ ए, प्लस में 6 टाइम्स ऑफ 5, प्लस में 6 टाइम्स ऑफ 5, 6 0 0 0 6 0 0 0 आपके पास 6। चलो, तो इन सबको यहां पर अगर हम रख करके कैलकुलेट कर दें, सिंपल एडिशन ही करना है, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू, देखना कैसे होगा, 5 -10 प्लस का 6, तो ऐसे देखना 5 6 5 11, 11 में से 10 माइनस हो गए, कितना बचा, 11 में से 10 माइनस तो बचा 1, तो यहां पर आया 1, ठीक है। इधर पे 9 0 और -10, 9 -10 कितना बचा, माइनस का 1, फिर 0 5 0, तो यहां से आपके पास आया माइनस में 5, ठीक है। उसके बाद -1 0 प्लस का 6, तो -1 प्लस 6 आ गया आपके पास प्लस में 5, फिर -2 -5, तो -5 -2 -7 प्लस 6 मतलब कि माइनस का 1 बचा, फिर -1, अब देखना माइनस माइनस यहां से बन जाएगा प्लस, ठीक है, तो प्लस का 5 बन गया, ये बन गया प्लस का 5 माइनस का 1, तो बच गया यहां पर आपके पास 4, यहां पर आ गया 4, उसके बाद इधर से 2 -1 0, तो यहां से आ गया 1, फिर 5 -15 0, तो यहां से आ गया आपके पास माइनस में 10, फिर उसके बाद -2 और 0 और वहां से प्लस का 6, तो आ गया आपके पास प्लस का 4, तो ये हमारे पास निकल करके आ गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो सिंपल कैलकुलेट करके आपने आंसर यहां से निकाल लिया, आई बात समझ में। तो 151 -1 -1 -10 -5 4 4, एक बार क्रॉस चेक मेरा आंसर जरूर कर लेना, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना यार, पता नहीं पढ़ पाता और गलती से कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो एक सिंपल सा है कि अगर कुछ इधर आगे पीछे हो गया हो, कुछ लिखने में, कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दी हो, तो उसको ठीक कर लेना, ये नहीं कि कमेंट की झड़ी लगा देना कि सर ये गलत हो गया, गलत। मेथड समझो, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है, मेथड है कि भाई करना कैसे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए, बाकी तो कर ही सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है, लॉजिक समझ में आया। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 3 -2 4 -2, एक मैट्रिक्स हो गई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, फाइंड के, हमको के की वैल्यू बतानी है कि सो दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस का 2i। ए स्क्वायर किसके बराबर है, के ए माइनस में 2i, जहां पर के आपके पास एक नंबर है, कोई भी स्केलर हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है, ए स्क्वायर, दैट इज 3 -2 4 -2, इसका मल्टीप्लाई इसी से, मतलब कि 3 -2 4 -2, ठीक है। ए स्क्वायर क्या आएगा, 3 -2 4 -2, 3 -2 4 -2, ठीक है। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर यहां से निकल करके आएगा। अब देखना कैसे मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है, 4 2 जा 8 हो गया और 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है, -2 3 जा -6 हो गया, -2 4 जा -8 हो गया, फिर -2 प्लस का 4 हो गया और -2 ये भी प्लस का 4 हो गया, ठीक है। तो यहां से बन गया आपके पास 1 और यहां से बना 4, यहां से बना -2, यहां से बना माइनस में 4, ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है, चेक कर लो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा -8, 4 2 जा -8, क्लियर है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, -2 3 6, -2 4 जा 8, फिर +4 +4, बहुत बढ़िया। चलिए ए स्क्वायर हो गया, अब यहां पर रख करके वैल्यूज देखते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन में सारी की सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ए स्क्वायर मतलब कि 1 माइनस का 2 4 माइनस का 4, ये ए स्क्वायर हो गया। के टाइम्स ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, के टाइम्स ऑफ ए का मतलब हुआ कि ए में के से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 3k माइनस में 2k, उसके बाद 4k और माइनस में आपके पास 2k, तो आपके पास बन गया के टाइम्स ऑफ ए,
माइनस में आपके पास 2 टाइम्स ऑफ आई, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 2 0 0 2 2 0 0 2। तो बस यहां से आपका सिंप्लीफाई कर लो, इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास मिल जाएगा 3k माइनस का 2, 3k माइनस का 2, यहां से आ जाएगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ k, उसके बाद माइनस 2k, ठीक है, उसके बाद माइनस 2k माइनस 2, माइनस 2k माइनस 2। अब आप इन दोनों में से किसी भी टर्म को बराबर रख करके k की वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब कि अगर तुम ये 4 और ये 4k को बराबर रखोगे तो निकल के क्या आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 4k, तो मतलब कि यहां से k की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरा, तुम यहां से माइनस 2k इक्वल टू माइनस 2 रख करके भी निकाल लो, तब भी आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू माइनस में 2k, तो भी यहां से आपके पास k की वैल्यू 1। मतलब किसी भी दो टर्म को बराबर रख करके आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हमारा इस तरीके से यहां पर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है बच्चों, आई बात समझ में? तो इस तरीके से आंसर क्या आया, आंसर आ गया आपके पास k इक्वल्स टू 1, यानी कि k की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, k की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर होगी। ठीक है, क्लियर है, आ गया समझ में? चलिए, तो k इक्वल्स टू आपका यहां पर 1 हो गया। एवरीवन नोट इट, सब लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबको समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आई होप आप लोगों ने शायद इसके पहले अगर मैट्रिक्स वाला चैप्टर कहीं पे भी पढ़ा है तो ये तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, काफी इजी टॉपिक है। लेकिन इससे रिलेटेड जो आपकी एक चीज है वो है आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हम यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स की रो को आप कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो, किसमें, और या फिर कॉलम्स को अगर आप रो में कन्वर्ट कर दो तो जो मैट्रिक्स है वो उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोली जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पर एक मैट्रिक्स ए देख रहे हो जिसमें ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास रो है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, देख सकते हैं बच्चों, ये आपके पास रो है, रो 1, और ये आपके पास रो 2 है। आपने सिंपली इस रो को कॉलम कर दिया तो ये आपके पास यहां पर क्या हो गया, कॉलम 1 में कन्वर्ट हो गया, और ये आपके पास कॉलम 2 में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ही आपने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 1, ए इक्वल टू, सॉरी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को हम ए, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए को हम या तो ए के ऊपर ऐसे टी लगा करके ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर इसको हम ए के ऊपर ऐसे डैश लगा करके, दो तरीके से हम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को आपका रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। तो अब यहां पर आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होती है। अब सोचने वाली बात है ना, पहले रो को कॉलम में बदला, अब वापस से कॉलम को रो में बदल दो, समझ रहे हो, पहले रो को कॉलम में बदला, कॉलम को वापस से रो में बदल दो, तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसलिए किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्स में ये तुमसे वेरीफाई करने को बोल सकता है कि वेरीफाई, तो आपको कुल मिला करके क्या करना है, मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो इसका 2 बार ट्रांसपोज करना और देखना है कि 2 बार ट्रांसपोज करने पर क्या यही मैट्रिक्स वापस से मिल जा रही है, तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल जो आपके पास है वो है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है बच्चों, ए प्लस बी यानी कि दो मैट्रिक्स का सम, उसका ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज प्लस में बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो बस ये भी बहुत सिंपल सी है। ठीक है, आपको इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके ट्रांसपोज निकालना है, और फिर ए का ट्रांसपोज निकालना और बी का ट्रांसपोज निकालना है, दोनों को ऐड करना है, ये दोनों आपके बराबर आ जाएंगे। इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, इसी के तरीके से k टाइम्स b, अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो k टाइम्स b का ट्रांसपोज kb ट्रांसपोज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, kb ट्रांसपोज के बराबर, जहां पर k आपका कोई कांस्टेंट है। k आपका क्या है बच्चों, k आपका कोई कांस्टेंट है, kb एनी कांस्टेंट। तो ये हमारे पास
ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, या फिर इन्हीं प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने के लिए आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए, तो वेरिफिकेशन आई होप आप बहुत इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको बस a प्लस बी करना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लेना है, फिर ए का ट्रांसपोज निकाल लेना है, बी का ट्रांसपोज निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो आप देखोगे ये दोनों आपस में आपके बराबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नाउ, तो ये हमारी आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट एक रूल यहां पर और भी है, जिसको हम बुलाते हैं आपका रिवर्सल लॉ। क्या बुलाते हैं बच्चों? इसको हम बुलाते हैं आपके पास रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ आपसे ये बोलता है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और एक दूसरी मैट्रिक्स बी है, ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी ट्रांसपोज इंटू में आपका ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको दिमाग में रख लेना। ठीक है, ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। क्लियर? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। ठीक है, हो गया क्लियर? आ जाओ, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आ रहा है वो है आपका, देखो ट्रांसपोज पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ट्रांसपोज से रिलेटेड ये जो आपकी मैट्रिसेस हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इन पर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें पेपर में देखने को जरूर से मिलेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, ये ए है, अगर मैं ए का ट्रांसपोज कर दूं तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? देखना, इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये रो को कॉलम में बदल दिया तो 1 2 एंड 3 आया, इस रो को कॉलम में बदल दिया तो 2 4 एंड 5 आया, इस रो को कॉलम में बदल दिया तो 3 5 2 आया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और ए का ट्रांसपोज ये दोनों बराबर है, तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बुलाते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ऐसी मैट्रिक्स को बच्चों हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बुलाते हैं। तो ये होती कहानी बच्चों किसकी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज दोनों अगर सेम आ रहे हैं तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इसमें क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अगर हम यहां पर ध्यान से देखिए, ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो ध्यान समझना, 0 2 1 इधर आ गया 0 2 1, -2 0 -3 तो -2 0 -3, -1 3 0 -1 3 0। अब आप अगर गौर से देखें तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? जहां ये नेगेटिव वहां पॉजिटिव, जहां नेगेटिव वहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो एक्चुअल में अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर है तो ऐसी मैट्रिक्स को बच्चों हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस इतनी सी बात याद रखना है, अगर ट्रांसपोज के बराबर है तो सिमेट्रिक, और अगर ट्रांसपोज के बराबर नहीं है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो इस चैप्टर की है वो क्या है बच्चों? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्री, जिसकी एंट्री रियल नंबर है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? बस आपको क्या चेक करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ये क्या है? हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक जनरल मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज। हमें ये प्रूव करना है कि इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो इसी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो अगर तुम ए प्लस ए ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो, मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज अगर हम अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो a के ट्रांसपोज प्लस में b के ट्रांसपोज के बराबर होता है। क्लियर? तो यहां पर अगर अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? a का ट्रांसपोज प्लस में a के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दिस विल बी इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस में a। तो आपको पता है a ट्रांसपोज प्लस में a लिखूं या फिर इसको a प्लस में a ट्रांसपोज लिखूं, आ गया सेम।
तो हमने क्या प्रूफ कर दिया बच्चों कि A प्लस का A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा ये इसी के बराबर होगा, A प्लस A ट्रांसपोज के। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने ये मैट्रिक्स उठाई, इसका ट्रांसपोज किया, प्रूफ कर दिया कि ये खुद के बराबर है। ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर खुद के बराबर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सेम चीज आप इसके लिए प्रूफ कर सकते हो, जैसे कि A माइनस में A ट्रांसपोज के लिए। ठीक है, तो अगर ये चीज मैं यहां पर A माइनस में A ट्रांसपोज के लिए देखूं, A माइनस में A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, A ट्रांसपोज माइनस में A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दिस विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस में A, दिस विल बी इक्वल टू माइनस में A माइनस में आपका A ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स के बराबर है। दिस मींस कि ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई बात समझ में, क्लियर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोल सकते हैं, थ्योरम बोल सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा एक, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और A माइनस में A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रूल है, जिसको दिमाग में रखना है। चलिए, थ्योरम नंबर 2 हमारे पास क्या है बच्चों, थ्योरम नंबर 2 आपसे बोलता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म पर। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर सपोज करूं कि लेट सपोज, ध्यान समझिएगा, लेट सपोज ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आपके पास मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन यू नो दैट कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये क्या होगी बच्चों, आपकी सिमेट्रिक होगी। ठीक है, एंड A माइनस में A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक होगी। क्लियर, बात तो क्लियर है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, A माइनस का A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब बताना, क्या मैं मैट्रिक्स A को A प्लस में A ट्रांसपोज अपॉन 2, ठीक है, प्लस में A माइनस में A ट्रांसपोज अपॉन 2 नहीं लिख सकता? क्योंकि अगर A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो A प्लस A ट्रांसपोज का हाफ, मतलब कि 1/2 स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सिमेट्रिक होगा, और A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसमें अगर 1/2 स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो मैं मैट्रिक्स ए को, कहां गए हम, यहां पर, तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं बच्चों कि हम मैट्रिक्स ए को इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, और जिसमें ये वाला पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। किसका है बच्चों, ये वाला पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है और ये वाला पार्ट आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। तो ये बेसिकली यहां पर समझाना था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म पर लिख सकते हैं। और ऐसा एक क्वेश्चन भी तुम्हारे यहां पर पूछा जाता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स बी है जो कि यहां पर आपको दिख रही है, राइट बी एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म पर लिखना है। तो कुल मिलाकर के मैं बी को अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म पर लिखना है तो बी को बी प्लस में बी ट्रांसपोज, ठीक है, 1/2 प्लस में 1/2 बी माइनस में बी ट्रांसपोज, ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं। ठीक है, तो बस इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा तो ये सम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का हमारा मैट्रिक्स बी के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछ लेता है। ठीक है बच्चों,
जल्दी, तो जल्दी से आप इसको चाहो तो खुद भी कर सकते हो, नहीं तो आपको एक बार को बता भी देता हूं कि जैसे कि यहां पर मैट्रिक्स बी है, ठीक है, तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दो, तो 2 -1 1 -2 3 -2, यहां से -4 फिर 4, उसके बाद आपके पास -3, ठीक है, ये हमारे पास बी ट्रांसपोज हो गया। तो अब देखना बी प्लस में बी ट्रांसपोज कितना बनेगा, तो अब ऐड करो b प्लस 2 + 2 4 -1 -2 -3 1 -4 -3 -2 -1 -3 3 + 3 6 -2 + 4 कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद -4 + 1 -3 4 -2 2 आ गया, -3 -3 माइनस पे 6 हो गया, ठीक है, ये तो b प्लस बी ट्रांसपोज है। अब यहां से b प्लस बी ट्रांसपोज का 1/2 कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, ध्यान समझना, ये बन गया आपके पास 2 माइनस में 3/2 और नीचे पे माइनस में 3/2, यहां से माइनस में 3/2, फिर नीचे पर आपके पास 3, फिर यहां से आपके पास 1 माइनस का 3/2, फिर यहां से आपके पास 1 और यहां से आपके पास माइनस में 3, ठीक है जी, आई बात समझ में। ये हमारे पास b प्लस बी ट्रांसपोज हो गया, जो कि अपने आप में एक कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, जो कि अपने आप में आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, b प्लस बी ट्रांसपोज। चलिए b माइनस में b ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 आया, -1 से -2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -1 प्लस में 2 प्लस का 1 आएगा, 1 में से प्लस का 1 4 यानी कि प्लस का 5 आएगा, -2 प्लस -2 प्लस 1 कितना आएगा, माइनस का 1, 3 -3 0, -2 प्लस का 4, b माइनस का b ट्रांसपोज, -2 माइनस का 4 माइनस का 6, ठीक है, -4 -1 माइनस में 5 आ गया, यहां पर, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद 4 + 2 -4 + 2 यानी कि आपके पास 6 हो गया, फिर यहां से -3 + 3 आपके पास 0 हो गया। चलो बहुत बढ़िया, तो अब इसका हाफ कर दो, यानी कि b माइनस में b ट्रांसपोज का हाफ कर दो, ये कितना आ जाएगा, 0, फिर यहां से 1/2, फिर यहां से आपके पास 5/2, यहां से आपके पास -1/2 0, यहां से आपके पास -3, फिर यहां से आपके पास -5/2, यहां से आपके पास 3 और ये आपके पास 0, ये हमारे पास b माइनस में b ट्रांसपोज का हाफ हो गया। क्लियर है। अब आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स b जो है वो b प्लस बी ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस में b माइनस में b ट्रांसपोज अपॉन 2 के बराबर है। अब आप इसको सिर्फ ऐड करके वेरीफाई कर लो, ठीक है, इसको ऐड कर लो, ये वाली मैट्रिक्स को और ये वाली मैट्रिक्स को, दोनों को ऐड कर दो, आपको मैट्रिक्स बी मिल जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं कि किसी मैट्रिक्स बी को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करना है। किसके फॉर्म पर, सम के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करना। क्लियर है। चलिए तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे, जिसमें है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में। क्या होती है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस? देखिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स ऐसी है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ A and B are two square matrix such that AB into में BA इक्वल टू I, ठीक है, A और B दो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं कि AB और BA, AB हो या BA हो, दोनों डिफाइंड हो और दोनों I के बराबर हो, तब हम बोलेंगे कि
ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस। क्या बोलेंगे इनको? इनवर्टिबल मैट्रिसेस बोलेंगे। ठीक है, इनवर्टिबल मैट्रिस। और यहां पर ए का इनवर्स इक्वल टू बी होगा एंड यहां पर बी के इनवर्स को हम ए के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। बी के इनवर्स को हम ए के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होती है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की कहानी, कि दो मैट्रिसेस इन्वर्टिबल बोली जाएंगी, या ऐसे बोल सकते हैं कि ए और बी कोई दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सच दैट कि ए बी और बी ए आइडेंटिटी के बराबर है। तो हम बोलेंगे कि ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, ए का इनवर्स बी के बराबर है और बी का इनवर्स ए के बराबर है। ये इंपॉर्टेंट यहां पर नियम होता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, एग्जाम्पल देख लो। ए है, बी है। अगर मैं यहां पर ए इंटू बी निकालूंगा तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, -3 और आपके पास कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, फिर यहां से -6 और -3, फिर यहां से प्लस का 6 और फिर यहां से आपके पास 2 2 जा 4। चलिए, तो ए बी कितना निकल करके आ रहा है? ए बी निकल करके आ रहा है 1 0 0 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो? ए इंटू बी किसके बराबर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहां पर बी इंटू में ए निकालूं, मतलब कि बी को इधर रखा 2 -3 -1 और 2, और ए को इस तरफ रखा 2 3 1 और 2। अब देखना, इनका प्रोडक्ट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, कितना आ रहा है? 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, माइनस का 2, फिर यहां से आ जाएगा आपके पास -3 और आपके पास प्लस का 2, फिर 3 2 जा 6 और माइनस में 3, फिर यहां से माइनस में 6 और 2 2 जा 4। तो यहां पर भी हमको सेम आ गया, दैट इज 1 0 0 1। तो आप देख सकते हो यहां पर कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू यहां पर आई है, ए बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आई है। मीन्स कि ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, तो हम लिख सकते हैं कि ए का इनवर्स जो है वो बी के बराबर होगा और बी का इनवर्स जो होगा वो ए के बराबर। तो ये एक दूसरे की इनवर्स मैट्रिक्स बोली जाती है। ए का इनवर्स बी है तो बी का इनवर्स ए के बराबर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने यहां पर इस चीज को समझ लिया। आई बात क्लियरली समझ में? किसी को भी यहां पर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर अब हम इस पर बेस्ड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको फटाफट से नोट कर लेना है। चलिए, तो आई होप सबने नोट कर लिया इसको। तो इस तरीके से हम ये समझ पाते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल कब बोलेंगे? जब एक ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए कि ए बी इंटू में बी ए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, तो ए को बी का इनवर्स और बी को ए का इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि थ्योरम नंबर आपके पास 3 है, जिसको हम यूनिकनेस ऑफ इनवर्स बोलते हैं। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। मतलब कि ये नहीं बोल सकते कि किसी मैट्रिक्स के एक से ज्यादा हमें इनवर्स मिलेंगे। इट मींस कि जैसे कि मैंने बोला कि ए का इनवर्स बी है, तो मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी ही इकलौती ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी जिसके लिए ए बी और बी ए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, और कोई और हमें ऐसी मैट्रिक्स मिल ही नहीं सकती। ये थ्योरम हमको बताती है बच्चों यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे प्रूव करें? क्योंकि आपके यहां पर मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर्स में इस पर आपका प्रूफ भी एग्जाम में आया है 3 मार्क्स में, कि प्रूव दैट कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है, यानी कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स के थ्योरम आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं और इसको प्रूफ भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करती है देन इट इज यूनिक। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। हम बोल रहे हैं कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया कि ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि मैंने मान लिया कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब यहां पर हम सपोज कर सकते हैं कि लेट सपोज बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ ए।
इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, ये ए मैट्रिक्स के आपके इनवर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले पहली कंडीशन, अगर बी मैट्रिक्स ए का इनवर्स है तो इसका मतलब होगा कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। ये सबसे पहले, अगर बी को हम ए का इनवर्स बोल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि ए बी और बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। और अगर मैं सी को ए का मैट्रिक्स का इनवर्स बोल रहा हूं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए इंटू सी और सी इंटू ए आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। ए सी इंटू में सी ए आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। ये आपके पास मान लो इक्वेशन नंबर 2 है। हमें अब ये प्रूव करना है एक तरीके से कि बी और सी इक्वल होंगी। क्या प्रूव करना है? कि बी और सी अलग अलग नहीं होंगे, बी और सी इक्वल होंगे। तो अब कैसे इसको हम प्रूव करेंगे, ध्यान से समझिएगा। लेट सपोज हमारे पास सी एक मैट्रिक्स है, जो कि अभी हमने देखा कि ये सी मान लो मैट्रिक्स है। तो हम सी को यहां पर सी इंटू में आई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सी को यहां पर हम सी इंटू में आई लिख सकते हैं, जहां पर आई आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि सी के ऑर्डर की है, यानी कि जो सी का ऑर्डर है, क्योंकि सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो सी के ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब यहां पर आई के प्लेस पर, जैसे कि आपको मालूम है कि आई को हम ए बी और बी ए लिख सकते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं आपका कि सी इंटू में आपके पास ए बी लिख लिया, सी इंटू में आपके पास ए बी लिख लिया। आपको पता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, तो सी इंटू में ए बी को हम यहां पर सी इंटू में ए इंटू में आपके पास बी लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि सी इंटू में ए किसके बराबर होता है? आई के। तो इसका मतलब क्या हुआ? सी इंटू में ए को हम लिख सकते हैं आई इंटू में बी, और किसी भी मैट्रिक्स को जब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो आपके पास बी के बराबर आता है। तो इस तरह से आपने क्या प्रूफ कर दिया कि मैट्रिक्स सी जो है वो आपके पास मैट्रिक्स बी के बराबर हो गया। मतलब कि सी और बी आपकी सेम मैट्रिक्स होगी, अलग अलग नहीं। इट मींस कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है, ठीक है। तो सी और बी आपके पास बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास यूनिकनेस थ्योरम का प्रूफ है। तो बहुत सिंपल सा तरीका क्या हुआ कि पहले सी को लिया, सी को सी इंटू में आई लिख सकते हैं, आई को हम ए इंटू बी लिख सकते हैं क्योंकि ए इंटू बी, बी इंटू ए आई के बराबर है। फिर एसोसिएटिव लॉ का यूज करके सी इंटू ए साथ में लिख लिया, इंटू में बी आ गया। अब सी इंटू ए किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, जो कि यहां पर आपने देखा। तो अब आइडेंटिटी इंटू में बी आपके पास बी मैट्रिक्स के बराबर, हेंस सी मैट्रिक्स आपका बी के बराबर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बच्चों यूनिकनेस थ्योरम को आपका प्रूफ करते हैं। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप लिख करके आना होगा, क्योंकि हर एक स्टेप के आपके वहां पर नंबर मिलते हैं, स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर आप हर एक स्टेप लिखोगे तब जाकर के आपको इस थ्योरम में, आपको अगर ये 3 मार्क्स की आई तो 3 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स की आई तो 5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन यूजुअली ये थ्योरम आपके पास एग्जाम में 3 मार्क्स की पूछी जाती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। अब इसके बाद थ्योरम नंबर 4 आता है, जो कि है रिवर्सल लॉ फॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, और अगर ए इंटू बी आपके पास डिफाइंड है, ए इंटू बी आपके पास डिफाइंड है सच दैट कि ए बी भी आपका इन्वर्टिबल है, तो ए इंटू बी का इनवर्स बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स के बराबर होगा। यह चीज हमें यहां पर आपका प्रूफ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर इस चीज को नोट कर लीजिए कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें ए बी और ए बी इन्वर्टिबल है, बी भी इन्वर्टिबल है, और ए बी जो प्रोडक्ट है वो भी आपका डिफाइंड है। अब समझिएगा, अगर मैं यहां पर लिखूं ए इंटू बी, ठीक है, और इंटू में आपके पास ए बी इनवर्स, तो ध्यान समझिएगा, ए इंटू में बी इंटू में ए बी इनवर्स, ये आपके पास किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी के। किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी के बराबर आएगा। अब देखना ध्यान से, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं आपके पास मान लो लेफ्ट साइड से आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, तो ये ए इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो ए इनवर्स यहां पर हमने आइडेंटिटी में भी आपका मल्टीप्लाई करा दिया। तो ए इनवर्स और यहां पर आपके पास हो गया ए बी, ठीक है, और ये आपके पास हो गया ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई। अब आपको पता है कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो इसको मैं पेयरिंग कर सकता हूं ऐसे कि ए इनवर्स इंटू में ए, और यहां से आपके पास बी, और फिर ये आपके पास ए बी इनवर्स इक्वल टू आपके पास
ए इनवर्स इंटू में आपके पास यहां पर आई आ गया, ठीक है। अब आप देखेंगे ए इनवर्स इंटू में ए किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के, तो आई इंटू में बी, और ये आपके पास हो गया ए बी इनवर्स, ठीक है। देखना यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जब मैं ए इनवर्स को लेफ्ट से ऑपरेट कर रहा हूं तो इधर भी लेफ्ट से ही ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसलिए ध्यान में रखना कि ए इनवर्स अगर लेफ्ट से ऑपरेट किया आपने तो इधर भी लेफ्ट से ही ऑपरेट करोगे। तो ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स और यहां पर आपके पास आई। अब आप ध्यान से देखो, ये बन गया हमारे पास बी इंटू में आपके पास ए बी इनवर्स, और यहां पर आपके पास बन गया ए इनवर्स, ठीक है। ये स्टेप समझ में आ गया। अब देखो, अगर मैं यहां पर अब आपका इसके लेफ्ट से बी इनवर्स को ऑपरेट करता हूं विद बी, और यहां पर ए बी इनवर्स हो गया, ठीक है। यहां पर आपके पास ए बी इनवर्स एज इट इज, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा, हाँ जी, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा, ए बी इनवर्स, और यहां पर भी सही है, ठीक है, ए बी इनवर्स। अब देखना, जब बी इनवर्स को आपने लेफ्ट से ऑपरेट किया तो यहां पर भी बी इनवर्स आपका लेफ्ट से ही ऑपरेट होगा, ठीक है। लेफ्ट से बी इनवर्स को ऑपरेट किया है ना, तो इधर भी बी इनवर्स को लेफ्ट से ऑपरेट किया, तो देखना बी इनवर्स इंटू में बी क्या बन जाएगा बच्चों, आइडेंटिटी के बराबर, और यहां पर ए इंटू में बी का इनवर्स विच इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी से मल्टीप्लाई करता हूं तो वही मिलता है, तो हेंस यहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि a इंटू बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू में आपके पास ए इनवर्स के बराबर, और ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों, ये हमारा रिजल्ट आपका प्रूव हो गया, ठीक है, कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स के बराबर होगा। क्लियर है, तो दिस इज कॉल्ड द रिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ टू मैट्रिक्स। तो ऐसी थ्योरम भी आपके यहां पर पूछ सकता है, और ये थ्योरम भी आपके यहां पर 3 मार्क्स में इसका इजीली प्रूफ आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर एक तरफ पे लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे हो तो दूसरे इक्वल में भी लेफ्ट से ऑपरेट करो, एक तरफ पे अगर आप राइट से ऑपरेट कर रहे हो तो इक्वल में भी राइट से ऑपरेट करो, तब जाकर के आपका ये रिजल्ट इजीली प्रूफ हो पाएगा, यानी कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। तो ये हमारे पास ये थ्योरम आपकी कंप्लीट होती है। और जो मैट्रिसेस वाला चैप्टर है, यहां पर सिर्फ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में बात करनी है, और ये जो 2 थ्योरम है ये आपके पेपर में आती है। अब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे, इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है डिटरमिनेंट, उस चैप्टर में आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना सीखोगे कि इनवर्स फाइंड कैसे किया जाता है, तो वो आपका नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आज हमारा ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और इसके जो भी चीजें हैं, जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया है, आपको अच्छे तरीके से इसको एक एक बार खुद से सॉल्व करना है, थ्योरम को खुद से लगाना है, ताकि आपके सारी चीजों की प्रैक्टिस हो जाए। तो आई होप ये लेक्चर आपको बढ़िया समझ में आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी जरूर से करिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। और नेक्स्ट चैप्टर आप कैसे चाहते हो, क्या वो मैं लेक्चर बाय लेक्चर दूं या फिर उसका एक 1 शॉट लेक्चर प्रोवाइड करूं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।